हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सिमी हांडा है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और नेचुरोपैथ हूँ। नेचुरोपैथ जो आपका ट्रीटमेंट आपकी रसोई में पड़ी हुई चीजों से ही करते हैं। दिस सेमिनार इज रियली अमेजिंग वन। इसका टॉपिक है बेसिक फैक्ट्स अबाउट न्यूट्रिशन एंड इजीएस्ट वे टू लूज वेट, a totally different theory which may mesmerize you deeply and cure your diseases also. Can't hear you, Simi. This seminar is going to be presented by Divine Nutritionist and Naturopath and Yog Disha. We are doing this in collaboration with each other. आप सभी ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। प्लीज यार आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं ऑल म्यूट करती हूँ तो मैं भी म्यूट हो जाती हूँ बार बार, तो डिस्टर्बेंस बहुत होगी। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। मेरा नाम सिमी हांडा है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और नेचुरोपैथ हूँ जो अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट आपके किचन में पड़ी हुई चीजों से ही करते हैं। आप सभी ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। मैंने हमेशा नेचुरल डाइट के बारे में ही बात की है जो कि बेस्ट है। अगर आपने नहीं देखी तो स्क्रीन पर आ रहे यूट्यूब चैनल पर या मेरी वेबसाइट पर जाकर उन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट हु इज वर्किंग विद डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी as a nice and wise expert, and we have cured together a lot of life-threatening diseases. इतने diseases हमने ठीक किए हैं इस डाइट से, और सिर्फ डाइट से, कि आप सोच भी नहीं सकते। और अब तक आप लोग ये जान चुके हैं कि मैंने खुद को भी अपने ऑस्टियोपोरोसिस को, अपने वेट इशू को, इन सब चीजों को इसी डाइट से ठीक किया है। पर फिर भी एक बात है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इस डाइट को फॉलो नहीं कर पाते। मे बी बिकॉज कि ये डाइट पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज मांगती है और लोग इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते, या फिर उनको ये नेचुरल डाइट उनके बॉडी के अंदर के डिजीजेस को हील करने में एंटर होते हुए नजर आती है और वेट लॉस जो है वो निग्लेक्ट हो जाता है। इनफैक्ट इन्हीं लोगों के लिए मैं इस बार एक और डाइट लेकर आई हूँ जो रुजुता दिवाकर जी की डाइट है, जो कि बहुत ही स्पेशल डाइटिशियन है, जिन्होंने करीना कपूर जैसी हीरोइन को जीरो साइज कर अपना बहुत नाम कमाया है। एंड इट इज द इजीएस्ट डाइट ऑन द अर्थ विच यू कैन फॉलो एंड डू इट। सो लेट्स स्टार्ट। मेरी जब शादी हुई तो माय एज वाज 23 एंड माय वेट वाज 62 kg। आई मीन टू से कि आई हैड नेवर बीन वो 50-55 किलो वाली पतली सी लड़की। आई हैड ऑलवेज बीन अ ब्रॉड स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स हेल्दी थे और मैं शुरू से ही इसी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर बड़ी हुई हूँ। एट द एज ऑफ 24 आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट एकदम से गेन हुआ एंड इट केम टू 106 kg, which I reduced with a crash diet and brought it back to 58 kg. Of course, weight loss was dramatical, लेकिन इसके साथ बोनस में मुझे लो ब्लड प्रेशर का इशू बहुत सालों तक के लिए मिल गया। मेरा कहने का मतलब है कि नॉर्मल डाइट्स आपको पतला तो कर देती हैं, लेकिन इंटरनली आपको इतना वीक कर देती हैं कि आपको उस वीकनेस को कंप्लीट करने के लिए, उस वीकनेस को फुलफिल करने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाता है। सो फॉर दैट वी नीड टू फॉलो ओनली नेचुरल डाइट। At the age of 34-35, I came to know that मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, और इतना सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है कि वो -5.4 था। मैं चल रही होती थी और घर में ही चलते चलते मेरे फ्रैक्चर्स हो जाते थे। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मैं सारी जिंदगी बिस्तर पर ही रहूंगी एंड आई विल बी बेड रिडन, लेकिन मैंने नेचुरल डाइट फॉलो की एंड आई क्योर्ड माई सेल्फ। एंड आज मैं एक मैराथन रनर हूँ, जो कि आप सब जानते हैं। Although I was on this diet, still once again I gained my weight at the age of 52, और उसमें मेरा वेट 70 kg हो गया। लेकिन इस बार मैंने नेचुरल डाइट से ही वापस वेट लॉस किया एंड आई वाज 54 अगेन। और उसके साथ साथ मैंने अपने बॉडी से बहुत सी बीमारियों को भी इसी दौरान दूर कर दिया। यानी कि मुझे उन बीमारियों को दूर करने के लिए ना तो कोई दवाई खानी पड़ी और ना ही कोई स्पेशल एफर्ट्स करने पड़े। तो मैंने आपको ये बताया कि ये डाइट सबसे ज्यादा चमत्कारिक डाइट है।
बट इसके बावजूद हमें कुछ बातों को बहुत ही ध्यान से जान लेने की जरूरत है। जो लोग नेचुरल डाइट नहीं कर सकते उनके लिए ये डाइट बिल्कुल वरदान है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बॉडी वेट होता क्या है। इनफैक्ट बॉडी वेट फैट वेट प्लस लीन बॉडी वेट होता है, यानी कि आपके अंदर जो आपकी बोन्स का वेट है, आपका ब्लड का वेट है, आपके ऑर्गन्स का वेट है, प्लस फैट का वेट। होता क्या है कि एज के साथ हमारा लीन बॉडी वेट कम होता जाता है और फैट बॉडी वेट बढ़ता जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शादी के टाइम 62 kg थी और मैं आज भी उतना ही हूं। सो डू यू थिंक कि मेरी फिजिक सेम होगी? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर तो क्या मुझे खुश हो जाना चाहिए कि मैं आज भी 62 kg हूं? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज जितनी डाइटिंग्स हमने ये क्रैश डाइटिंग्स फॉलो की हैं उसने हमारा फिगर तो ठीक कर दिया, हमारा बॉडी वेट तो ठीक कर दिया, लेकिन हमारे ऑर्गन्स को, हमारे बोन्स को इतना वीक कर दिया कि उसको संभालते संभालते जिंदगी लग जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए? आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना लीन बॉडी वेट इंक्रीज करना है एंड फैट बॉडी वेट डिक्रीज करना है। आप इस तरह से समझिए कि आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है और रुई है, तो वजन लोहे का ज्यादा हो लेकिन जगह रुई ज्यादा घेरेगी, तो आपका क्या इशू होगा? एज के साथ आपकी बोन्स का वेट तो कम हो रहा है लेकिन आपकी फैट का वेट ज्यादा हो रहा है। वेइंग स्केल पे मैं तब भी 62 दिखती थी और आज भी 62 दिखती हूँ, बट इसके बावजूद आई नो कि वेट किस तरह से वर्क करता है। आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, किस तरह के कॉन्सेप्शन से चलना चाहिए? ऐसा वेट लॉस जो रिवर्सिबल ना हो, ऐसा वेट लॉस जो आप 3-4 महीने फॉलो ना करें, ऐसी डाइट जो आप 3-4 महीने फॉलो ना करें, 3-4 साल, 30-40 साल करें, आप उसको लाइफस्टाइल बना सके। आपको ऐसा कभी नहीं लगे कि आप स्टार्व हो रहे हैं, आप डाइट खा नहीं पा रहे या आपको कुछ भी चीज कम मिल रही है। आप हर चीज को एंजॉय कर सके लेकिन तरीके से। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका लीन बॉडी वेट बढ़ेगा, आपकी हेयर क्वालिटी बढ़ेगी, आपकी स्किन बेटर होगी, आपका डाइजेशन बेटर होगा और इसके साथ साथ आपका फैट लॉस भी होगा। बट ये याद रखिएगा कि आपकी बॉडी के हिसाब से जो सस्टेनेबल वेट है आपका वही वेट आइडियल रहेगा। मैं चाहे 54 kg पहुंच जाऊं लेकिन मेरा सस्टेनेबल वेट मेरी बॉडी जानती है और वो उसी के ऊपर सस्टेन करेगी। सो इस जिद को छोड़कर कि हमने वेट कम करना है, इस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि वेट के साथ हमने अपने आप को अधिक फिट करना है। वेइंग मशीन पे जो वेट आ रहा है वो सिर्फ एक नंबर है और आप ये ध्यान रखें कि ये नंबर कोई वैल्यू नहीं रखता। तो सबसे पहला काम क्या करना है? इन वेइंग मशीन को उठाकर घर से बाहर फेंक देना है। अब आप बोलेंगे कि वेइंग मशीन बाहर फेंक देंगे तो पता कैसे लगेगा कि हम मोटे हो रहे हैं या पतले हो रहे हैं? बिल्कुल पता चलेगा। अब मैं जो आपको तरीके बताने वाली हूँ उन तरीकों से आप जान सकेंगे कि आपका बॉडी वेट कम हो रहा है कि नहीं। आई मीन टू से आपका फैट वेट कम हो रहा है कि नहीं, आप ज्यादा फिट हो रहे हैं कि नहीं। आपको बहुत ध्यान से इन चीजों को सुनना है और आप सच में चमत्कारिक तरीके से सब कुछ खाते हुए बहुत ही फिट हो पाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। वेट को चेक कैसे करना है? आपको वेस्ट साइज और हिप साइज मेजर करना है। आपका जो नेवल है उस नेवल की अपर लाइन के ऊपर आपने 2 उंगली रखनी है और जहां आपके वेस्ट का मिनिमम कर्व आता है उस कर्व से आपने इंची टेप से मेजर करना है। ये आपको 2 उंगली रखने पर भी मिल सकता है और 3 उंगली रखने पर भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ योर टॉर्सो। कि आपकी अपर बॉडी अगर ज्यादा लंबी है तो आपको 3 उंगली रखनी होगी और अगर कम लंबी है तो आपको 2 उंगली रखनी होगी। वुमन और मेन के अंदर वेस्ट और हिप की रेशियो जो है 0.7 to 0.85 और मेन के अंदर 0.85 to 1 नेचुरल है और इसके अंदर आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका अगर वेस्ट साइज 35 तक भी है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स एफर्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट टेस्ट जो आपको करना होगा वो है सिट एंड रीच। ध्यान से देखिएगा, आप स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ पिक्चर्स नजर आएंगी जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये फर्स्ट पिक्चर है। इस तरह से आपने एक चेयर दीवार के साथ रखनी है, दीवार के साथ, ताकि वो डिसबैलेंस ना हो और आपको चोट लगने का खतरा ना रहे। दीवार के साथ चेयर रखकर उसके एज पर आपने बैठ जाना है। टांगों को लंबा कर लीजिए इंक्लाइंड पोजीशन में।
गर्दन बिल्कुल सामने हो, आपको दीवार की तरफ देखना है, नीचे नहीं देखना, और टांगों को, पैरों को छूने की कोशिश करनी है। अगर आप पैरों को छू पाते हैं तो ट्रीट दिस रीडिंग एज 0 रीडिंग। अगर आपके हाथ पैरों से भी आगे चले जाते हैं, जैसे कि सेकंड फिगर में है, जो उन्होंने आगे जाकर हाथों को पकड़ लिया है या वो जमीन को टच कर सकते हैं, तो आप +1 में हैं, यानी कि आपका हेल्थ जो है और बॉडी वेट जो है प्लस की साइड है। आई मीन टू से इट इज वेरी गुड हेल्थ इनफैक्ट। और अगर नेक्स्ट पिक्चर देखिए, मान लीजिए कि आपके हाथ एंकल पे रह जाते हैं या उससे ऊपर, तो ये नंबरिंग होगी -1, -2, और जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ही आप माइनस में जाते जाएंगे। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे आपका टाइम होगा, जैसे जैसे डाइट का टाइम बढ़ेगा, आपकी प्रोग्रेस होगी हेल्थ की, आपका फैट वेट कम होता जाएगा, और जैसे जैसे फैट वेट कम होगा आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और जब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो अपने आप ज्यादा फिट और ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट जो आपको चेक करने का तरीका है वो है सिटअप्स। सिटअप्स के अंदर आप देखेंगे कि आपको एक चेयर को बिल्कुल दीवार के साथ रख कर बैठना है। इन्होंने दीवार के साथ नहीं रखी है तो ये रिस्क है, आपकी चेयर उलट सकती है। आपको चेयर को दीवार के साथ रखकर बैठना है और उसके एज पर बैठना है, हाथ सामने रखेंगे, बिना किसी सपोर्ट के आप बैठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर बैठेंगे, फिर खड़े होंगे। आप सिटअप्स करेंगे, और ये सिटअप्स 1 मिनट में आप कितनी बार करते हैं आप ये चेक करेंगे। जैसे जैसे आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, जैसे आपका स्टेमिना इंप्रूव होगा, जैसे आपका फैट वेट कम होगा, आपके ये सिटअप्स के नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। और इन नंबर्स के साथ साथ जब आपको अपनी टांगों में स्ट्रेंथ महसूस हो, उस समय आप क्या कर सकते हैं कि इस चेयर को हटा सकते हैं, और अब आप सिटअप्स एक नॉर्मल प्रोसीजर में कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव होगी। ये है रेस्ट का, ये है आपका वेट को चेक करने का क्राइटेरिया, ना कि वेइंग मशीन। थर्ड पॉइंट है रेस्टिंग हार्ट रेट। थैंक्स टू कोरोना वायरस आज सबके पास ऑक्सीमीटर है घर में। बेड के ऊपर लेटे हुए उठते ही ट्राई करें कि सबसे पहले आंखें खोलकर आप एक बार रेस्टिंग हार्ट रेट चेक करें, और इसको वीकली या 15 दिन में एक बार जरूर चेक करें। जैसे जैसे आपकी इंटरनल हेल्थ इंप्रूव होगी, वैसे वैसे आपका रेस्टिंग हार्ट रेट लेस होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और जैसे आपका हार्ट रेट अगर ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। सो सबसे पहले बात करते हैं फूड रूल्स की। फूड रूल्स कि हमने खाना क्या है। जो भी आपको सोशल, आपको रीजनल, कल्चरल और न्यूट्रिशनल लेवल पे मिलता है, आपको वो खाना है। इनफैक्ट हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। जब हम दिल्ली में होते हैं तो हम पिज्जा खाने जाते हैं, और जब हम इटली में होते हैं तो हम अपना थेपला ढूंढते हैं। जहाँ की जो चीज है, जहाँ का जो ओरिजिन है, उस फूड को, उस रीजन के फूड को एंजॉय करें। आपको वो खाना खाना चाहिए जो आपके दादी नानी ट्रेडिशनल वे में खाते आए हैं, जो आप शुरू से खाते आए हैं। कोई भी नई चीज ट्राई ना करें। सीजनल फ्रूट खाएं, एवोकाडो ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि आप ऑलिव ऑयल ढूंढे, ऑलिव्स हमारे यहाँ नहीं मिलते। यहाँ का जो भी ट्रेडिशनल सिसमी सीड ऑयल है, पीनट ऑयल है, दैट इज गुड एनफ। लेकिन सबसे बेस्ट है आपका देसी घी और कच्ची घानी का सरसों का तेल। आपको वही चीजें यूज करनी है जो आपके दादी नानी घर में यूज करते रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द डाइट। सबसे पहली बात कि आपको अपने दिन की शुरुआत किसी भी स्टिमुलेंट और किसी भी स्पाइस से नहीं करनी है। मतलब चाय कॉफी बिल्कुल नहीं। और अगर आप लेते हैं जीरे का पानी, सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी या कुछ भी ऐसा स्पाइस, तो वो आपको सबसे पहली चीज के रूप में बिल्कुल नहीं लेना। आप जब उठते हैं तो रात को तांबे के बर्तन में जो डालकर पानी आपने रखा होगा, आपको सबसे पहले वो पानी पीना है। और उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट के बाद आपको लेना है 5 से 7 भीगे हुए बादाम। ये भीगे हुए बादाम आपको विदिन 15-20 मिनट्स उठने के ले लेने चाहिए। और मान लीजिए कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीएमडी की प्रॉब्लम है, या आपको हार्मोन्स की कोई भी प्रॉब्लम है, तब क्या करना है? तब आपको काला मुनक्का भिगो कर रखना है और उसको, उसके अंदर 3-4 स्ट्रैंड्स केसर के डाल लेने हैं, और वो आपको सुबह लेना है। आई थिंक मोनिका है यहाँ,
तो आपके लिए जी बहुत अच्छा है ये, बिकॉज जिनको भी हार्मोनल इश्यूज हैं उनके हार्मोनल इश्यूज इससे बहुत ठीक होते हैं। इसके बाद जो आपका आता है ब्रेकफास्ट, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यू टेक योर टाइम, और आप उससे पहले अपना ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। देखने दो। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ये स्पाइस या ये जो आपने लिया मुनक्का लिया, उस मुनक्के के 1 घंटे के अंदर आपको कम से कम एक फ्रूट जरूर लेना है, और प्रेफरेबली जिनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उनको केला लेना चाहिए। आपको उठते ही सबसे पहले एक केला जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी का पोटेशियम लेवल और सारा बैलेंस क्रिएट होता है। और आजकल जो हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको केला सूट नहीं करता तो आप कोई भी और फ्रूट खा सकते हैं। उठने के 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर आपको अपना ब्रेकफास्ट जरूर ले लेना चाहिए, और आपको जो ब्रेकफास्ट लेना है वो आपका रीजनल, सीजनल, कल्चरल और सोशल फूड होना चाहिए। कोई स्पेसिफिकली किसी फ्रूट को या किसी सब्जी को या किसी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप घर में पोहा बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यही चीजें खाकर तो हम मोटे हुए हैं, तो फिर वेट लॉस कैसे होगा? दैट इज द सरप्राइज एंड दैट इज द सस्पेंस जो हम सबसे लास्ट में खोलेंगे, कि किसी भी चीज को खाना कैसे है, उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, या कैसे पता लगेगा आपको कि आपको कितना खाना चाहिए। तो वेट टिल देन, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। एक बात को ध्यान रखना है कि जितना पैकेट खुलेगा उतना पेट फूलेगा। अगर आप ब्रेड लेकर आ रहे हैं, अगर आप खाखरा लेकर आ रहे हैं, अगर आप मार्केट से थेपला लेकर आ रहे हैं और उसका ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अगर आप रेडी मिक्स इडली के पैकेट या ढोकला के पैकेट खोल रहे हैं, तो हेल्थ कहीं नहीं। आपको जो करना है वो खुद करना है, अपने आप करना है, अपनी रसोई में करना है। एक, इससे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा। दूसरा, आपको मालूम होगा कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं और आप अपने हिसाब से डाल पाएंगे। तीसरा, आपको पता होगा कि आपको कितना पोर्शन साइज खाना है, और पूरे घर की हेल्थ आपके हाथ में होगी। आप ये ध्यान रखिए कि आज आप अपनी हेल्थ चाहे खराब कर चुके हो, लेकिन बच्चों की हेल्थ आज भी आपके हाथ में है। अगर उनको आप ठीक न्यूट्रिशन और ठीक लाइफस्टाइल दे पाए तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी। नेक्स्ट है मिड मील। ब्रेकफास्ट के बाद 2 से 2.25 घंटे, 2.5 घंटे के अंदर आपको एक फ्रूट जरूर खाना है। कोई भी सीजनल फ्रूट, कैसी भी जगह से, जो आपके घर के पास मिलता हो। रीजनल फ्रूट कौन सा होता है? जो आपके घर के 100 किलोमीटर के एरिया से मिलता है। आपको वॉशिंगटन एप्पल खाने की जरूरत नहीं है जिसके ऊपर वैक्स की एक लेयर होगी। सिंपल केला, सिंपल पपीता, सिंपल गुआवा सब चल जाएगा। जो आपके घर के पास मिलता है, जो बल्क में है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा दिखे, वो सीजनल है, आप वो खाइए। लंच जो है आपको कोशिश करें कि 11 से 1 के बीच में ले लेना है। अगर आप 1 बजे के बाद लंच करते हैं तो आपको स्नोरिंग इशू, डाइजेशन इशू, स्लीपिंग इश्यूज, बहुत सारे और इश्यूज होने के चांसेस हैं। अगर पॉसिबल हो तो लंच 11 से 1 के बीच में ले लें। लंच के लिए मैं बीइंग अ नेचुरोपैथ ये जरूर कहूंगी कि सबसे पहले आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से सैलेड लेना है। हालांकि ये जो मैं डाइट बताने जा रही हूँ रुजुता दिवाकर जी की, वो स्ट्रेस की आपको सैलेड की क्वांटिटी के ऊपर स्ट्रेस नहीं करती हैं, बट स्टिल आई पर्सनली फील कि आपको सैलेड की क्वांटिटी को जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि वही चीज है जो आपकी बॉडी को एल्कलाइन करेगी। तो आपका बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको कम से कम 300 ग्राम सलाद जरूर खाना है। तो ये 300 ग्राम सलाद जो है आपको दिन में 2 बार में डिवाइड करना है, कि आप 150 ग्राम दोपहर में खा सकते हैं और 150 ग्राम शाम को खा सकते हैं। इस पे आप नमक नहीं डालेंगे और नींबू जरूर डालेंगे। अब आप जो लंच लेंगे वो लंच कुछ भी हो सकता है। अगर आपको रोटी सब्जी पसंद है आप रोटी सब्जी खाइए, अगर आपको दाल पसंद है आप दाल खाइए, जो चीज आपको पसंद है। आपको मिलेट्स पसंद है आप मिलेट्स खाइए। आपको जो चीज अपनी हेल्थ के हिसाब से, अपने डॉक्टर के हिसाब से, अपने डाइटिशियन के हिसाब से बताई गई है, आप जरूर लें। पर ध्यान रखिए कि उसके साथ 1 स्पून हरी चटनी जरूर लें, ग्रीन चटनी, जिसके अंदर धनिया, पुदीना और करी पत्ता होना चाहिए। आपको जरूर लेनी है। इस बात को इसलिए ध्यान रखिएगा बिकॉज ये आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद 1 गिलास छाछ पीनी है। छाछ यानी कि बटर मिल्क। तो ये बटर मिल्क आपको लंच के बाद आधे घंटे बाद ले सकते हैं। इसके बाद आती है मिड इवनिंग, शाम का टाइम, जब चाय के लिए सब कुल बुलाने लगते हैं।
हमारे नेचुरोपैथी के हिसाब से मेरी साइट के ऊपर हुंजा टी दी गई है, मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप वही ले, लेकिन अगर आप वो नहीं ले सकते तो कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल टी लीजिए, क्योंकि रुचिता जी चाय के लिए मना नहीं करती हैं। आप चाय लेंगे, लेकिन इसके साथ जो आप अपने नट्स लेंगे या अपने स्नैक लेंगे तो कोशिश कीजिए कि या तो वो स्प्राउट हो, आप जितने किलो के हैं उतने ग्राम स्प्राउट्स आपको लेने हैं, और अगर स्प्राउट्स नहीं लेने तो आप हैंडफुल ऑफ मखाना, बादाम या आपके मूंगफली या मुरमुरा, चिवड़ा कुछ भी ले सकते हैं, पर इस बात को फिर ध्यान रखिएगा कि जितना पैकेट खुलेगा उतना पेट फूलेगा। आपको जो भी खाना है वो खुद उठकर अपनी रसोई के अंदर जाके बनाकर खाना है, आपको खुद रोस्ट करना है मखाना। कितने ऑयल में रोस्ट करेंगे ये आप देखेंगे, आपने खुद बादाम को रोस्ट करना है, आपने खुद चिवड़ा या मुरमुरा खाना है, कितना खाना है वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। पैकेट नहीं, अगर पैकेट खुलेगा तो उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा और होता है उस मुरमुरे के सिवा जो आपको नुकसान करता है। सॉल्ट की क्वांटिटी जो होगी वो आपको नुकसान करेगी, ऑयल की क्वांटिटी जो होगी वो आपको नुकसान करेगी। कोई डाइट नमकीन नाम की चीज नहीं आती मार्केट में, जो डाइट नमकीन होगा वो आपको नॉर्मल नमकीन से भी ज्यादा नुकसान करने वाला है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर आती है बारी डिनर की। डिनर रुजुता जी का सस्पेंस मैटर है, हम लोग जिन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करते हैं वो उन्हीं चीजों पर स्ट्रेस दे रही हैं। वो बता रही हैं कि डाइट जो होती है वो डाइट इस तरह की होनी चाहिए जैसे कि आपकी दादी और नानी खाते आ रहे हैं सॉरी, मतलब ये कि लिव लाइफ किंग साइज नहीं, लिव लाइफ दादी स्टाइल। तो दादी के स्टाइल में जीना है। खाना कैसे खाना है, दोपहर का जो सैलेड की क्वांटिटी आपकी रह गई थी वो आपने शाम को लेनी है। पहले आप पूरा एक प्लेट सैलेड कर लेंगे, उसके बाद आपने लेने हैं चावल, बिल्कुल चावल लेने हैं और दाल लेनी है। चावल लेने हैं या सब्जी लेनी है या दही भात लेना है या फिर आपने कर्ड राइस लेना है या मिलेट्स लेने हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्वांटिटी कैसे खानी है, वो सोचने की बात है, पर आपने अपने ट्रेडिशन का सारा खाना खाना है। इट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डाइट कि आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया जा रहा। तो ये सबसे हैरानगी की चीज है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल, सो स्टे विद अस। रात को इन्होंने कहा है कि टर्मरिक मिल्क, लेकिन मैं बीइंग अ नेचुरोपैथ टर्मरिक मिल्क से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, तो आई विल से कि आप पानी में टर्मरिक ड्रिंक लें जिसमें आप थोड़ा सा नटमेग डाल लें और थोड़ा सा सैफरन स्टैंड्स डाल लें, बट स्टिल जो लोग लेना चाहते हैं वो रात को टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं, उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होगी। तो इसके बाद बात आती है कि विटामिन B12। सब लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट के अंदर B12 नहीं होता, तो क्या करें, विटामिन डी क्या करेगा, विटामिन B12 क्या करेगा, ये सारे इश्यूज बहुत जबरदस्त रहते हैं। आपको याद है कि सर्दियों में हम लोग कांजी पिया करते थे, कितने अच्छे मसाले होते थे, क्या स्पाइसी होती थी और क्या मजा आ जाता था उसको पी के। आप में से किसी ने क्या 3-4 साल से वो काली गाजर देखी है? एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखी। तो वो कहाँ चली गई? ये चीजें जो ट्रेडिशन है हमारा वो गायब होता जा रहा है, इस ट्रेडिशन को हमने बरकरार रखना है। आपको मालूम है जब भी डाइट की बात होगी, हमारी जनरेशन जो मेरे एज ग्रुप की जनरेशन है वो काले इतिहास के रूप में जानी जाएगी। जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि हमारे दादी नानी ने तो हमें सब कुछ सिखाया, सब कुछ बनाना बताया, सबको आता है चटनी बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, सबने सब कुछ किया लेकिन हम अपनी जनरेशन्स को आगे नहीं सिखा रहे। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमारी जनरेशन ने घर से बाहर कदम रखा, उन्होंने साथ में नौकरी करनी शुरू कर दी, वर्कलोड बढ़ गया, वर्कलोड इतना बढ़ गया कि फिर पैकेट खुलने लगे, पैकेट खुलने लगे तो फिर पेट फूलने लगे और हेल्थ बिगड़ती चली गई। करना क्या चाहिए था कि अगर औरतों ने कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकलकर मदद करनी शुरू की थी तो आदमियों को भी घर के अंदर मदद करनी शुरू करनी चाहिए थी, तब शायद ये सोसाइटी स्टेबल रह पाती, तब शायद वो बोझ इतना ज्यादा किसी स्त्री के कंधे पर नहीं होता कि उसको मजबूरी में इन पैकेट्स को खोलकर अपने समय को, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए सहायता लेनी पड़ती। दूसरा विटामिन B12 का सबसे बड़ा सोर्स है कंदमूल। कंदमूल जो हमारे शास्त्रों में आता है, जमीन के नीचे उगने वाले सभी प्लांट्स जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, टर्निप हो गया, ये सारी की सारी चीजें
कंदमूल, ये आपकी बॉडी में विटामिन B12 को बढ़ाती हैं। तीसरी चीज है शुगर केन। आपको मालूम है इंडिया की बेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक है ये। जब जॉन्डिस होता है तो सबसे पहले शुगर केन बोला जाता है पीने के लिए और हम लोग भूल ही गए हैं इसको बिल्कुल। जब भी कभी किसी पार्टी से आओ, नेक्स्ट डे आपके दिन की शुरुआत शुगर केन जूस से या गन्ने को चबाते हुए होनी चाहिए, एंड इट विल रियली डिटॉक्स योर बॉडी ब्यूटीफुली। इसके बाद है व्हाइट बटर, येलो बटर नहीं, व्हाइट बटर। व्हाइट बटर घर का निकाला हुआ, अपने हाथों से बनाया हुआ, इसकी भी कुछ क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोन्स को ग्रीसिंग देती है। और आपको मालूम है, हम कहते हैं ना कि विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, बिल्कुल नहीं। विटामिन डी जो है हमारे किसी बॉडी ऑर्गन को एनर्जाइज करता है और हमारा बॉडी ऑर्गन गुड कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। सो व्हाइट बटर इज वन ऑफ दैट। इसी वजह से आज सबके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जा रही है, क्योंकि हमने गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दिया है। हम अपनी इंटरनल बॉडी को वीक करते चले जा रहे हैं और ऊपर से पतले होने की कोशिश हमारी बिल्कुल जारी है। और एक्सरसाइज, इसके ऊपर मैं आगे पूरा टॉपिक लूंगी, क्योंकि बिना उसके कोई डाइट कुछ कर ही नहीं सकती। अब बात आती है शुगर क्रेविंग की। सब ये कहते हैं कि भाई मैं पतले तो हो जाऊं, लेकिन मैं करूं क्या, मुझे शुगर क्रेविंग होती है बार बार, मेरा मन करता है कि मैं मीठा खाऊं, क्या करूं मैं नहीं रुक पाती। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए। इनफैक्ट कई बार आपको सिर्फ प्यास लगी होती है और आपको लगता है कि आपको मीठा खाने का मन हो रहा है और आप कुछ भी खा लेते हैं जाकर। स्टे हाइड्रेटेड। दूसरा, इंटेलिजेंट यूज ऑफ स्पाइस। आपको पता है कि भारतीय संस्कृति में, हमारी रसोई में मसालों की इतनी भरमार है और इतने प्रॉपर तरीके से हर डिश में अलग मसाला इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है, पर हम वही 2-4 मसालों को यूज करते हैं। और शायद इसीलिए हम नेचुरोपैथ्स को आपको स्पाइस ड्रिंक्स बार बार बतानी पड़ती हैं, क्योंकि उन स्पाइसेस का जो यूज है वो अनअवॉइडेबल है। आपकी बॉडी को बहुत जरूरत है उसकी, और उसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता। इसके बाद शुगर क्रेविंग को दूर करने के लिए बारी आती है सूरन की। सूरन मीन्स जिमीकंद, या फिर वही कंदमूल जो जमीन के नीचे उगते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बारी पीनट पाउडर की। घर में दरदरा कूटकर पीनट पाउडर रख लीजिए किसी भी सैलेड के ऊपर। एक मील पर डे अगर आप पीनट पाउडर लेते हैं, उनका फोन उनको चाहिए था। प्लीज कीप क्वाइट, ओके। अगर आप एक मील के ऊपर इसे डाल पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा सफेद तिल अगर आप रोटी या सलाद के अंदर डाल कर लेते हैं तो इट विल इंप्रूव योर हेल्थ। अब बारी आती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो सबके सब खाने चाहिए, बट मैं कुछ भूले भटके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी। वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम बिल्कुल भूल चुके हैं, जिनके बारे में हमें याद ही नहीं है। आपको याद होगा कि जब हम स्कूल से निकलते थे तो स्कूल के बाहर ये एक फ्रूट लेकर ठेले पर कोई खड़ा होता था साइकिल पर। आई डोंट नो, मुझे तो अभी तक इसका नाम ठीक से समझ नहीं आया, शायद अबरक बोलते थे इसको, बट ये फ्रूट कहीं देखने को भी नहीं मिलता। शकरकंदी वाला खड़ा होता था। हम सब ने ये फ्रूट नमक मसाले के साथ या शकरकंदी मसाले के साथ बहुत खाई है। शकरकंदी तो भूले भटके अब भी मिल जाती है, लेकिन ये फ्रूट बिल्कुल के बिल्कुल गायब हो चुका है सोसाइटी से। और ये विटामिन सी का जितना बड़ा सोर्स था, उतना बड़ा पतंजलि का आंवला जूस तो नहीं हो सकता। इसके बाद बारी आती है आंवला की। हम सब ने अपने टाइम में आंवला को नमक लगा लगा के बहुत खाया है, लेकिन आज के बच्चे पतंजलि का जूस पीना ज्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन आंवला खाना नहीं, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। बेर, आपको मालूम है बेर आजकल सिर्फ शिव पूजा के आसपास दिखाई देते हैं, इसके आगे पीछे नहीं दिखाई देते। क्यों? किसान भी तो वही चीज उगाएगा ना जो आप खरीदोगे। जो आप खरीदोगे नहीं, किसान क्यों उगाएगा उस चीज को? क्योंकि उसकी बिकेगी नहीं। पूरा साल मेहनत करने के बाद अगर उसकी चीज बिकेगी नहीं तो वो क्यों उगाएगा? आप ये बताइए कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या किसान के पास पैसा होता है? उसके पास अगले सीजन का बीज खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता, नहीं होता ना।
तो कौन एडवर्टाइजमेंट करता है? फूड इंडस्ट्री। किसको जरूरत है एडवर्टाइजमेंट करने की? जहां पर न्यूट्रिशन में कुछ गड़बड़ हो लेकिन हमें प्रिटेंड करना हो कि नहीं इसमें बहुत न्यूट्रिशन है। जिन चीजों में न्यूट्रिशन है हम उन चीजों को उन नेमतों को अपने जमीन से खोते चले जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं उन चीजों की तरफ जो बिल्कुल नई नई है, लेकिन पुरानी चीजें, हेल्दी चीजें, न्यूट्रिएंट से भरी हुई चीजें बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। इसके नीचे जो है ये है तगोड़ा, आइस एप्पल। बहुत से लोग हमारी जनरेशन के भी होंगे जिन्होंने इसका नाम ही नहीं सुना होगा। महाराष्ट्र में ये फेमस फ्रूट था और बाकी सब जगहों पे भी ये बहुत ही फेमस है और जूस इसके अंदर बहुत जबरदस्त होता था, लेकिन ये अब बिल्कुल गायब हो चुका है। ये है मलबेरी, शहतूत। पिछले 4 साल से ये शहतूत मैंने खाया नहीं, मुझे नजर ही नहीं आया कहीं, लेकिन आपको मालूम है इसके अंदर कितना न्यूट्रिशन है। हम क्रैनबेरी ढूंढ रहे हैं, ब्लूबेरी ढूंढ रहे हैं, सारी बेरीज ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो इंडिया की बेरी है उसके बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। अपनी बेरी को हम भूलकर बाकी सभी बेरीज की तरफ भाग रहे हैं। इसके आगे है निम्बोली। आपने ये निम्बोली खाई है? बचपन में हमने तो बहुत खाई है। मुझे आज भी याद है कि नाक पकड़ के मम्मी नीम का जूस बारिश के मौसम में जरूर पिलाया करती थी। आज बच्चे सॉफी पीना पसंद करते हैं, नीम नहीं। और माँ बाप भी सॉफी देना पसंद करते हैं। कौन नीम तोड़े, कौन लाए और कौन पीसे और कौन पिलाए। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे पूरे सिस्टम को खत्म करती जा रही है। इस बात का ध्यान करने की जरूरत है। फिर आती है बारी सब्जियों की। टिंडा, ककड़ी, हरी मिर्ची, सिंघाड़ा और कंदमूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो नाम मैंने लिए ऐसा नहीं है कि उसके अलावा आपने कुछ और नहीं खाना। मेरा ये मतलब है कि इन भूले हुए फलों को भी याद करिए, इसका न्यूट्रिशन जबरदस्त है। लोग कहते हैं कि हरी मिर्च खाने से पाइल्स हो जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। आपको मालूम है मेरे अपने घर में हरी मिर्च लाने ही नहीं दी जाती, बट ये रियलिटी है कि हरी मिर्च का जो न्यूट्रिशन है वो किसी चीज में नहीं। इवन कहते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो तो उसको इमीडिएटली 2-3 हरी मिर्चें खिला देनी चाहिए, कम से कम आप हॉस्पिटल तक पहुंच पाएंगे। हरी मिर्च कितनी खानी चाहिए? हरी मिर्च उतनी खानी चाहिए जितना सब्जी बनाने के लिए जरूरी हो, उतनी नहीं कि सब्जी बनाने के बाद आपको सी करनी पड़े। The quantity you have to decide yourself with your wisdom, which we are going to tell further. इसके बाद बात आती है पल्सेस। पल्सेस कैसे खाने चाहिए? आपको मालूम है कि पल्सेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे लाइफ का, हमारी डाइट का, पर इसका तरीका होता है। राजमा चने आप भिगो कर खाते हैं, लेकिन आपको सभी के सभी दालें भिगो कर खानी चाहिए। कम से कम नहीं तो आपको 2 से 3 घंटे भिगोनी चाहिए। पर अगर आप इसे काफी देर भिगोकर मलमल के कपड़े में बांधकर इसके स्प्राउट्स उगा लें और अगर आप तब इसकी सब्जी बनाकर खाएं या दाल बनाकर खाएं, तब तो कमाल हो जाएगा। इसके न्यूट्रिशन का ड्रास्टिक इफेक्ट आपको मिलेगा। आपको मालूम है कि दालों में कितनी डाइवर्सिटी है। आप हैरान होंगे कि हमारे लाइफ के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 6500 से भी ज्यादा दालें हैं और हमारे नॉलेज में शायद 8-10 दालें भी नहीं होंगे और उसमें से हम 3-4 ही खाते होंगे। इससे ज्यादा खाते ही नहीं है हम, हमें मालूम ही नहीं है। आपको मालूम है स्टोन पेशेंट को कुल्थ की दाल बोला जाता है कि कुल्थ की दाल खाओ, उसका पानी पियो, स्टोन बॉडी से निकल जाएगी। बॉडी में कहीं कहीं कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है, वो कैल्शियम कभी भी निकल सकता है आपकी बॉडी से इतना इजीली, सिर्फ एक कुल्थ की दाल खाने से। और जब पेशेंट को बोला जाता है ना, तो पेशेंट पता है क्या बोलता है? कुल्थ की दाल क्या होती है, हमने तो कभी सुनी नहीं। फिर उसको बोलते हैं हॉर्स ग्राम दाल, फिर उसको कहते हैं गूगल करके देखो, फिर वो ढूंढता है और तब जाके उसे मिलती है। एंड देन कम्स द प्रोपोर्शन। यस, दालें एसिडिक होती हैं, इसीलिए हम उसे भिगो रहे हैं और उसके प्रोपोर्शन का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रोपोर्शन होना चाहिए 3:1। साउथ इंडियंस हमेशा हेल्दी होते हैं, हमेशा उनकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है, उनके बाल अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके खाने में दाल और चावल का प्रोपोर्शन 3:1 होता है। 3:1 इडली में, डोसा में। पर अगर आप चावल खा रहे हैं तो अगर 1 कटोरी चावल ली है तो आपको आधी कटोरी या इससे ज्यादा दाल नहीं लेनी चाहिए। अब आधी कटोरी दाल के साथ 1 कटोरी चावल कैसे खाए जाएंगे? आपको करना सिर्फ इतना है कि आपने दाल को थोड़ा सा पतली कंसिस्टेंसी से बनाना है, उसे सोक करके बनाना है और स्प्राउट्स के साथ बनाना है, बस। तो ये आपके डाइट के अंदर जो तमाशा करेगी
आप हैरान हो जाएंगे. इट विल रियली क्रिएट अ मिरेकल इन यू और आपको अपनी हेल्थ समझ में आएगी. बेटर होगा कि अनपॉलिश्ड डालें दे. अनपॉलिश्ड मिलेट, अनपॉलिश्ड दालों के लिए आपको ये मैं साथ में नंबर दिखा रही हूँ. ये जो है ट्रू नेचुरल्स, इनका बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ग्रेन्स एंड पल्सेस होते हैं जो आप ले सकती हैं. नाउ कम्स द सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ऑल अबाउट एक्सरसाइज. कितने लोगों ने ये सुना है कि भाई हमारा एज के साथ मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो गया है और इसलिए मैं पतली नहीं हो पाती. बहुत से लोगों ने सुना होगा, पर क्या ऐसा होता है? क्या हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है? बिल्कुल नहीं. हमारा पैदा होते समय जो मेटाबॉलिज्म होता है अंत तक वही रहता है. बट मेटाबॉलिज्म होता क्या है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म क्या है? आप जो भी खाना खा रहे हैं आपकी बॉडी कुछ अच्छा बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है. और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? आप जो भी खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो रहा है वेस्ट में या तो फैट बन रहा है. अब होता क्या है कि जवानी में मुझे याद है कि हम एक बार कहीं घूमने गए थे और वहां पर बारिश हो रही थी. हमने कहीं चढ़ाई चढ़ी और चढ़ाई चढ़कर जब हम ऊपर पहुंचे तो मैंने 4 प्लेट पकौड़े और 3-4 कप चाय पी. आज अगर मैं 4 पकौड़े खाती हूँ तो मुझे तब भी पता होता है कि ये 4th पकौड़ा जो मैं उठाने वाली हूँ ना, ये इंडाइजेशन क्रिएट कर देगा. आपको मालूम है, मतलब कि आपका एनाबॉलिज्म यंग एज में ऑटोमेटिकली हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको ये हाई करना पड़ता है. और अगर इसको हाई करना पड़ता है तो वो आप कैसे करेंगे? आप उसको एक्सरसाइज से करेंगे और बिना एक्सरसाइज के वो हाई हो नहीं पाएगा. तो आप डाइट कर लीजिए या डाइट का कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है. जितना इंपॉर्टेंट खाना खाना है, जितना इंपॉर्टेंट ब्रश करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट और शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करना है. अगर यू वांट टू लीड अ गुड लाइफ, जो हेल्दी लाइफ हो, जिसमें ऐसा ना हो कि आप बिस्तर पे पड़े हों और बाकी लोग आपकी सेवा कर रहे हों. तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये कि डाइट के लिए, मेटाबॉलिज्म को स्टेबल रखने के लिए 3 चीजों की जरूरत है. पहला है होलसम डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज और तीसरा है एडिक्वेट स्लीप, नींद, जो आपकी बॉडी को हील करती है और आपको एनर्जी देती है. आपकी पूरी एनर्जी को और टूट फूट को शरीर की रिस्टोर करती है वापस बिल्डअप होने के लिए. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट क्या होता है? आपको मालूम है कि आपका जो दिल है वो पंप करता है और वो 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड पंप करता है. ये नॉर्मल एवरेज है. तो कार्डियक आउटपुट क्या होती है? हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वैल्यू. हार्ट रेट क्या है कि 1 मिनट में आपका दिल कितनी बार बीट कर रहा है, और स्ट्रोक वैल्यू क्या है कि आपकी बॉडी वापस कितना ब्लड पुशअप कर रही है आपके हार्ट को. और आपको मालूम है कि आपके टांगों में जो काफ मसल्स है ना, वो काफ मसल्स को सेकंड हार्ट कहा जाता है. अगर आपकी लोअर बॉडी एक्टिव नहीं होगी तो बॉडी के अंदर ब्लड वापस पंप नहीं होगा, और अगर ब्लड वापस पंप नहीं होगा तो आपकी हेल्थ हो ही नहीं सकती. आपको इंप्रूव करना होगा. इनफैक्ट अगर आपको बुढ़ापे में बाथरूम में लड़खड़ाकर गिर नहीं जाना, अपने आप को संभाल सकने की ताकत रखनी है, तो वो कदम आपको आज ही उठाना पड़ेगा. उस समय उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो अगला पॉइंट है आरपीई, यानी कि रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन. रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन क्या होती है? अगर आप 0 से 10 तक देखें तो 0 और 1 के ऊपर आप रेस्ट कर रहे हैं. मतलब आप लेटे हुए हैं या बैठकर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप घर में कुछ भी टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं. 2 और 3 के अंदर आप घर का काम कर रहे होते हैं. घर का काम का क्या मतलब हुआ? आपने खाना बनाया, दरवाजा खोला, चाय बनाई, कपड़े धोए, हो सकता है सफाई भी की या डस्टिंग भी की या जो भी किया. 4 और 5 में क्या होता है कि आप ऑफिस गए, मॉल घूमने गए, कहीं पर भी सब्जी लेने गए या कहीं पर भी बाहर गए. ओके. 6, 7, 8 ये वो स्टेज है जब आप एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज का क्या मतलब है?
यू आर कंफर्टेबली अनकंफर्टेबल। एक्सरसाइज मतलब आप अपनी बॉडी को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, लेकिन उस अनकंफर्ट के अंदर आप कंफर्टेबल है, मतलब आप टॉलरेट कर पा रहे हैं। और 9 और 10 क्या होता है कि जब एक्सरसाइज शुरू करें और हम कहें कि जी हम आज से शुरू करने वाले हैं, तो बस आज तो मैं तोड़ दूंगी, क्या करूंगी, 9 और 10 के लेवल पे भागूंगी, और आखिर में मेरी हालत क्या होगी, ये हालत हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा मालूम है, कि मैं घर आके 2, 3, 4, 5 करने लायक नहीं रहूंगी, मतलब मैं घर की नॉर्मल एक्टिविटी करने लायक नहीं रहूंगी। आपके साथ इश्यूज क्या है, लोग ये कहते हैं कि हम घर के सारे काम करते हैं, घर के सारे काम करते हैं तो हम बहुत एक्टिव हैं, तो एक्सरसाइज की अलग से जरूरत नहीं है। यू आर मिस्टेकन। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अगर आप 6, 7, 8 में बाहर जाकर भाग भी रहे हैं, तो भी अगर आप घर में एक्टिव नहीं हैं, अगर आप घर के काम नहीं कर रहे, अगर आप घर में रहकर बाहर के बाजार के काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपने एक्सरसाइज कर ली है और आप सोचते हैं कि बाकी का काम सर्वेंट कर लेगा, तो भी आपकी एक्सरसाइज जीरो हो जाती है, बिल्कुल एक बड़ा वाला बिग जीरो। आपको इन दोनों को बैलेंस कर कर चलना है, उतनी एक्सरसाइज करनी है कि जितने के अंदर आपकी बॉडी डेली एक्टिविटी करने के भी लायक रहे। ऐसा ना हो कि आप एक्सरसाइज करके आए और उसके बाद पूरा घर आपकी सेवा में लगा रहे और आप उठ कर खुद कुछ भी ना करें। It shows that how well you tolerate your exercise, and it also shows that how strong your heart is. इससे होगा क्या कि आपके अंदर टॉलरेंस ऑफ एक्सरसाइज इंप्रूव होगी, सिर्फ एक्सरसाइज की टॉलरेंस नहीं, आप में डेली एक्टिविटी करने की, कि आप सीढ़ी बेटर चल पाएंगे, आप चलेंगे तो आपको थकान कम होगी, आपको सांस नहीं चढ़ेगा, आप उन सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हमें इस बात को कंफ्यूज नहीं करना है। एक बात और बताऊं आपको, आपका बॉडी वेट जो है ना, आपका बॉडी वेट, आप उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो बियर हो पाए आपकी बॉडी से। तो चलो इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ये एग्जांपल रुजुता जी ने ही बताया था कि एक बार कुछ लोग ट्रैकिंग के ऊपर गए। ट्रैकिंग पर जब वो गए तो वहां पर बहुत सारे लोग आए ट्रैकिंग के लिए, जिसके अंदर एक 100 किलो का आदमी भी था। बाकी जितने आदमी थे वो अप्रोक्सीमेटली 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो, 70 किलो इस टाइप के थे, और बस बाकी सब बहुत फिट महसूस कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये मोटा आदमी कैसे चलेगा, ये ट्रैकिंग के लिए आया ही क्यों है, ये ट्रैकिंग कर कैसे पाएगा। बट आपको मालूम है कि जब ट्रैकिंग हुई तो हिल का अप राइड आई, स्लोप आया, सब कुछ हुआ, और उसमें क्या हुआ उसके अंदर वही इंसान सबसे आगे था और बाकी सब चढ़ते हुए किसी की सांस फूल रही थी और उतरते हुए किसी के घुटने दर्द हो रहे थे। उससे पूछा गया कि भाई तुम कैसे चल लिए, तब उसने बताया कि वो रोज 8 से 10 किलोमीटर चलता है क्योंकि वो एक किसान है और उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा है। कहने का मतलब है जिस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ है वो काम कर पाएगा। आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उस वेट को बियर कर पाए। वेट लॉस पर कंसंट्रेट करने की जगह अच्छी हेल्थ पर कंसंट्रेट करें। वेट लॉस बाय प्रोडक्ट मिलेगा और पक्का मिलेगा। आपको हेल्थ के मामले में, एक्सरसाइज के मामले में 4 S ध्यान रखनी है। पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है स्ट्रेच, तीसरा है स्टेमिना और चौथा है स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ जिम से आती है, स्ट्रेंथ वर्कआउट से आती है, स्ट्रेंथ वजन उठाने से आती है। अगर आप जिम नहीं कर सकते या अगर आपको पॉसिबिलिटी नहीं है तो घर के अंदर ही पानी की बोतल उठाकर उससे ही सिंपल योगिक एक्सरसाइजेस की जा सकती है। बोन मास स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से बनता है। दूसरा है स्ट्रेच। स्ट्रेच आप योगा से ले सकते हैं या आप सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और तीसरा है स्टेमिना। आप 50 साल की उम्र में भी आज उसी तरह से वॉक कर पा रहे होंगे जैसे कि आप 20 साल की उम्र में करते थे, पर आज अगर आप भागें तो आप 2 मिनट भी नहीं भाग पाएंगे और सांस चढ़ेगा, जबकि 20 साल की उम्र में आप काफी लंबा भाग लेते थे। यानी कि आपके अंदर स्टेमिना बरकरार है क्योंकि आपने वॉक नहीं छोड़ी, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो गई है क्योंकि आपने वेट ट्रेनिंग नहीं की, आपने बॉडी को स्ट्रेचिंग नहीं की। आप जिस पार्ट को यूज करेंगे वही पार्ट ताकतवर होगा, पूरी बॉडी ताकतवर नहीं हो सकती। उसके लिए आपको अलग से एफर्ट करना होगा।
और इसके बाद बात आती है स्टेबिलिटी की। आपने देखा होगा एज के साथ लोग ऐसे ऐसे टेढ़े होकर चलना शुरू कर देते हैं। उसमें पता क्या होता है कि उनका स्ट्रेंथ, स्ट्रेच और स्टेमिना का बैलेंस बिगड़ चुका है। आप इन तीनों को संभालेंगे तो बॉडी में स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आप रोज वॉक पर जाएं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको वीक के अंदर कम से कम 150 मिनट जरूर देने हैं बाकी की तीनों चीजों के लिए, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। तो आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 दिन आप वॉक कर सकते हैं, 2 दिन योगा कर सकते हैं, 2 दिन वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं और 2 दिन स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि सब कुछ जरूरी है। जीने के लिए खाना भी जरूरी है, सांस भी जरूरी है और पानी भी जरूरी है। किसी भी चीज के बिना काम चल नहीं पाएगा। इसके बाद आती है बारी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काफ के अंदर आपका सेकंड हार्ट होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ये हार्ट वापस ब्लड फेंकता है, ब्लड को हार्ट की तरफ, ताकि वो प्यूरिफाई हो सके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन जरूर करना है। अब एक बार हम समराइज करते हैं ये मेरे पूरे सेमिनार को, 12 वीक प्रोटोकॉल बाय रुजुता दिवाकर जी। तो इनकी जो का जो नटशेल का समरी है वो इन 12 पॉइंट्स को है, जो आपने अपनी लाइफ में एक एक हफ्ते में इसको डालना है, मतलब स्लोली आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो स्टार्ट योर डे विथ सोप नट्स, चाय नहीं लेना और स्पाइस नहीं लेना, ठीक है। दूसरा, इसके बाद आपने केला जरूर लेना है, वो याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है, आपको दिन में 2 से 3 चम्मच घी जरूर लेना है। गाय का घी हो तो सबसे अच्छा है, और आप ये लेंगे टोटल में, मतलब खाना बना रहे हैं वो, रॉ खा रहे हैं वो, आप रात को दाल चावल खाते हैं उसमें 1/4 स्पून घी डाल सकते हैं। ये जो है एक एसेंशियल फैट है जिसकी बहुत जरूरत है, ठीक है। थर्ड चीज है, हैव टू रिमेन अवे फ्रॉम गैजेट्स। मोबाइल छोड़ना होगा, टीवी छोड़ना होगा। अगर आप नहीं छोड़ सकते कोई इश्यू नहीं है, पर कम से कम सोने से 1 घंटा पहले आपको इसे छोड़ना होगा, ताकि आप एक रेस्टफुल स्लीप ले सकें। और रेस्टफुल स्लीप के लिए आपको मैं बताना चाहती हूँ 2-3 पॉइंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज, स्लीप और फूड, ये तीनों ही पॉइंट्स आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं। तो स्लीप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक कि ये गैजेट से आप दूर रहें। दूसरा, एक छोटी सी शीशी के अंदर देसी घी डालकर अपने साइड टेबल पर रखें। रात को सोने से पहले इस उंगली से, छोटी उंगली से थोड़ा सा घी निकालें और पैरों के तलवे पे लगाएं। उसको तलवे पे लगाकर पाम से उसकी मालिश करें अच्छी तरह से, इतनी कि आपके हाथ में गर्मी महसूस हो। इसी तरह से दूसरे पैर पे करें और उसके बाद चादर लेके सो जाएं। बच्चे की नींद से भी ज्यादा अच्छी नींद आएगी आपको। तीसरा, कि आपको रात को जो ड्रिंक लेनी है उसमें केसर जरूर दें। केसर मसल्स को रिलैक्स करता है, ब्रेन के, आपको स्ट्रेस से फ्री करता है और आपकी नींद अच्छी आती है। और इसके अलावा आपका ये भी चांस है कि आप बनाना टी ले सकते हैं, जो मैंने अपने नेचुरोपैथी सेशन में बता रखी है, आप उसमें जाकर सुन सकते हैं। नेक्स्ट है मिड डे और मिड इवनिंग का फ्रूट और स्प्राउट्स, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ डाइट में हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी बताते हैं आपको लेने के लिए, आप नहीं कर पा रहे इसीलिए आपको ये डाइट बताई है, बट आपको ये मिड इवनिंग और मिड डे का जो फ्रूट है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना, जरूर लेना है। और कोशिश करें सीजनल फ्रूट्स खाएं, ढूंढें। आप आज अगर शहतूत मांगेंगे तो किसान उसे उगाएगा, आपके लिए उगाएगा। ब्लूबेरी उतना नहीं करेगी जितना ये मलबेरी आपका चमत्कार कर सकती है। सो गो ऑन आवर ट्रेडिशनल रीजनल फ्रूट्स। फिर है कम बैठना है। एक बार आईआईटी के अंदर मैंने एक वीडियो सुना रुजुता दिवाकर जी का, तो वो बड़ा अच्छा बोल रही थी कि जब आईआईटी में बच्चा एडमिट होता है ना तो वो किंग बन जाता है। तो माँ बाप सर्व कर रहे होते हैं खाना कि भैया आप तू तो पढ़ ले, खाली बस ये ले ये ले। बट आपको मालूम है कि पूरी आईआईटी के दौरान वो कैरियर तो बना लेता है, लाइफ तो बना लेता है, बट हेल्थ लूज कर जाता है, क्योंकि उसको इतने घंटे बैठने की आदत पड़ चुकी है और ये आदत आपको खत्म करती है।
आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है, आपका पूरा डाइजेशन खराब हो जाता है और बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इसके लिए एक सर्वे हुआ था बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के ऊपर, तो देखा गया कि बस कंडक्टर्स जो हैं बेटर हेल्थ के हैं और बस ड्राइवर्स जो हैं उनकी हेल्थ खराब है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ड्राइवर हमेशा एक ही जगह पर बैठकर गाड़ी चलाता है और कंडक्टर घूमता रहता है। आपको करना क्या है, हर आधे घंटे के बाद अलार्म लगाकर 3 मिनट के लिए आपको घर में एक चक्कर लगाना है। 3 मिनट तक आपको खड़े रहना है और घूमना है, और उसके बाद फिर आप चाहें तो वापस बैठ सकते हैं। याद रखें, आधा घंटा से ज्यादा लगातार कभी नहीं बैठना। अगली बात यह है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वंस ये भी बहुत जरूरी है। कुछ भी नहीं कर सकते तो जब आप आधे घंटे के बाद आप घर में घूमते हैं तो एक पानी की बोतल हाथ में उठाकर 3 मिनट घूमें, और हर आधे घंटे के बाद अगर वो 3 मिनट आप वाटर बॉटल उठाकर भी घूम लेंगे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कुछ इम्पैक्ट तो जरूर आ जाएगा आपके अंदर। फिर है डिनर राइस और दाल। डिनर राइस और दाल या मिलेट और दाल, अनपॉलिश राइस लेने हैं। डाइवर्सिटी ऐड करें, डाइवर्सिटी, मैक्सिमम वैरायटी ऑफ दाल, वही 2-3 दालें नहीं। ट्राई करें, खाएं, इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू है उनके अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इसको लेके क्यों आए थे? इसके बाद प्लीज फोन अपना थोड़ा, हाँ, इसके बाद आपको स्लो खाना है। जितने भी लोग वेट लॉस के लिए सुन रहे हैं वो ये जानते हैं कि वो खाना बहुत फास्ट खाते हैं। खाना खाना कैसे है? जैसे हमारे ट्रेडिशन में खाया जाता था, जमीन पर बैठकर खाना है, आलती पालती मारकर खाना है, अपने हाथों से खाना है। साइंटिफिक और हमारे हिस्टोरिक बातें तो एक तरफ है, लेकिन आपको मालूम है कि हमारे हाथों पर गुड बैक्टीरिया होता है। अगर आप हाथ से खाना खाते हैं तो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। टीवी और मोबाइल बंद करके खाना खाना है, मतलब अपनी 5 सेंसेस से खाना खाना है। आपको एक बात पता है, ह्यूमन बॉडी बनी ही नहीं है कि वो ज्यादा खाना खा सके, पर उस अवेयरनेस को हम किल कर देते हैं। आप एक बच्चे को जबरदस्ती खिला के तो दिखाओ, आप खिला ही नहीं पाओगे, वो उल्टी कर देगा। एक जानवर को जबरदस्ती खिलाकर दिखाओ, नहीं खिला सकते। हम क्या करते हैं, छोटे से बच्चे को टीवी के आगे बिठाकर खाना खिलाना शुरू करते हैं, मतलब हमने पैदा होते ही उसकी अवेयरनेस को खत्म कर दिया। आपको मालूम है हमारी बॉडी के अंदर लेप्टिन नाम का एक सिक्रीशन होता है जो ये बताता है कि अगला टुकड़ा फ्री में मिले तो भी नहीं खाना, पेट भर गया है। लेकिन हमारी अवेयरनेस उस तरफ होती ही नहीं है, और शायद इसीलिए हमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि वो सिग्नल हमें कब मिलता है। इसी के लिए हम आपको आगे बताएंगे कि उस तरीके को कैसे वापस इवॉल्व करना है। तो आपको अपनी सभी सेंसेस के साथ खाना है और स्लो चबा चबा कर खाना है। 32 बार ना भी चबा पाए तो भी अच्छा चबा कर खाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, खाने के बाद छाछ जरूर लेनी है और रात को सोते समय टर्मरिक ड्रिंक जरूर लेनी है, इसको निग्लेक्ट नहीं करना। इसके बाद स्ट्रेचिंग के लिए सूर्य नमस्कार इन्वॉल्व करो बॉडी के अंदर। करीब करीब सभी ऑर्गन्स का स्ट्रेच हो जाता है उससे। अपने घर के पुराने लोहे के पीतल के बर्तनों को वापस निकालो। आयरन यूटेंसिल्स को यूज करो, ये ट्रेडिशनल है और इसका जितना इम्पैक्ट है, आज की तरह हर इंसान आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी से जूझ रहा है। आपको उससे बचना है और अपने खाने के अंदर आपने चटनी को इन्वॉल्व करना है। चटनी जरूर लें दोपहर में, उसके लिए आपको बहुत उसका फायदा मिलता है। अब आता है सस्पेंस पार्ट कि खाना कितना है, क्योंकि आप सब कहेंगे कि इतना तो मैं खा ही रहा था पर पतला कहाँ हुआ। 2 ही बातें हैं कि एक तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए ढंग से, जो आपको चारों चीजें इन्वॉल्व करनी है, और दूसरा कितना खाना है। अब इस फॉर्मूले को प्लीज सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। 1 मिनट। हाँ जी, ये फॉर्मूला है जॉर्डन फॉर्मूला। जॉर्डन फॉर्मूला रुजिता जी का फेमस फॉर्मूला है। जॉर्डन एक जगह है, आपको मालूम है वहां का ट्रेडिशन क्या है?
वहां का ये ट्रेडिशन है कि जब भी कोई गेस्ट आता है ना, तो अरेबिक कॉफी ऑफर की जाती है, और अरेबिक कॉफी के साथ एक डेट यानी कि खजूर ऑफर किया जाता है, और कहा जाता है कि लीजिए। ये कर्टसी है। इसके बाद सेकंड कर्टसी ये होती है कि पूछा जाता है कि एक कॉफी और एक डेट आप और ले। जो भी होस्ट है वो ये पूछता है, बट वहां का एक रूल है कि जो मेहमान है अगर वो खाने के लिए एक डेट और एक कॉफी दोबारा मांगेगा तो उसको तीसरी वाली भी लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि आप या तो एक कॉफी और एक डेट ले सकते हैं, या 3 कॉफी और 3 डेट ले सकते हैं, या 5 कॉफी 5 डेट ले सकते हैं, या 7 कॉफी 7 डेट ले सकते हैं, या 9। मतलब आप 2, 4 और 6 नहीं ले सकते। दिस इज द जॉर्डन फॉर्मूला दैट यू हैव टू फॉलो। अब ध्यान से सुनिए, जैसे कि आप मान लीजिए सुबह पोहा लेते हैं, एक कटोरी पोहा लिया, उस एक कटोरी को आपने बना लिया परमानेंट कि यही एक कटोरी रहेगी हमेशा। अब आपने वो एक कटोरी भर कर प्लेट में डाल लिया, आप खा रहे हैं। खाने के बाद आपको फिर से महसूस होता है कि नहीं, 2-4 चम्मच तो मैं अभी और खा सकती हूँ। तो आपको खुद को क्या पूछना है, अगर मैं सेकंड कटोरी लेने वाली हूं तो क्या मैं थर्ड कटोरी भी खा सकूंगी? क्योंकि अगर आपने सेकंड कटोरी ली तो आपको थर्ड कटोरी खानी ही है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 2 कटोरी खाकर कहें कि बस जी मेरा हो गया। आपको तीसरी खानी पड़ेगी, चाहे उल्टी आए चाहे कुछ भी हो। यू हैव टू फॉलो द रूल। अब मान लीजिए कि किसी दिन आपको बहुत भूख लगी और आपने ये कहा कि भाई मैं तो खाऊंगी, खा लो, तीसरी कटोरी भी खा लो। नेक्स्ट टाइम आपको याद रहेगा कि आपका क्या हाल हुआ था आपके पेट का। आपको याद रहेगा कि तीसरी कटोरी कितनी भारी पड़ गई थी। तो आप अपने आप फर्स्ट कटोरी के बाद रुक जाएंगे। मतलब यू हैव टू फॉलो कंप्लीट डाइट, एनीथिंग यू वांट, बट विद द जॉर्डन फॉर्मूला। जॉर्डन फॉर्मूला के हिसाब से आपको खाना खाना है। रात को आपने अगर चावल लिए तो आपने एक कटोरी लिए, उसके बाद अगर 2 कड़छी और का दिल है तो आप वो नहीं खा सकते। आपको तब खाने को मिलेगा अगर आप तीसरी कटोरी भी खा सकेंगे। अपने पेट को आपको समझाना होगा कि मैं तभी अलाउड हूं जब मैं 3 कटोरी खा सकूं, या तो 1 या तो 3, बीच में 2 की कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये 2 ही थोड़ी ज्यादा हो जाती है हमारे हिसाब से। इनफैक्ट ये 2 ही गड़बड़ करती है। क्यों? क्योंकि हम टीवी देख के खा रहे होते हैं, हमारी सेंसेस बता रही होती हैं कि पेट फुल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ध्यान, 1 मिनट प्रकाश, इसके बावजूद भी हमें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो हमें करना क्या है? जॉर्डन फॉर्मूला का ध्यान रखना है, और क्या करना है? 5 सेंसेस के साथ खाना खाना है। अब बात आती है रोटी की, कि रोटी कितनी खानी है। ऑफ कोर्स जॉर्डन फॉर्मूला के साथ खानी है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि रोटी का साइज सीडी के साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 रोटी खाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब 3 रोटी खा लेंगे तो आपका माइंड भी तो काउंटिंग कर रहा है ना, उसको भी मालूम है कि मैं तो 1 रोटी खाता था, अब 3 खा रहा हूं, ज्यादा हो जाएगा। तो 5 तो नहीं खाएंगे आप, रुक ही जाएंगे। आज 3 पे रुकेंगे, फिर 1 पे भी रुकेंगे। हमारा माइंड बहुत खराब है, बहुत सी गेम्स खेलता है हमारे साथ। जब हमें 1 रोटी खानी होती है ना, तो हम आटे का पेड़ा इतना बड़ा लेते हैं कि वो 3 रोटी के बराबर ही होता है, और फिर हम कहते हैं कि हम तो 1 ही रोटी खाते हैं पर पतले नहीं हो पाते। प्रॉब्लम यही है कि कितना खाना है, पोर्शन साइज संभालने की जरूरत है। आपको पूरी फ्रीडम दी जा रही है, आपको हर 2 घंटे में कुछ भी खाने की मौका मिल रहा है। जानते हैं ब्रेन बहुत बड़ी गेम खेलता है वेट लॉस में, और हम लोगों का वेट लॉस या तो हो नहीं पाता, और होता है तो दोबारा रीगेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्टार्वेशन मोड पे रहता है। उसे ये पता होता है कि मुझे आगे खाने को मिलने नहीं वाला, इसीलिए वो स्टार्वेशन मोड पे चला जाता है। आपको मालूम है क्या करने की जरूरत है? आपको सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि ब्रेन को ये बता दिया जाए, समझा दिया जाए कि हर 2 घंटे में मुझे खाने को मिलने वाला है। और आपको मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको जॉर्डन फॉर्मूला हर मील में करना है। अगर फास्ट वेट लॉस चाहते हैं तो आपको तीनों मील में जॉर्डन फॉर्मूला अपनाना होगा। बट रुचिता दिवाकर जी के हिसाब से
आपका बॉडी वेट का 10% सफिशिएंट होता है 1 साल में लूज करने के लिए, अगर आप उसे दोबारा गेन नहीं करना चाहते, वरना वो दोबारा आएगा, ये पक्की बात है। तो अगर आप उसे दोबारा गेन नहीं करना चाहते तो यू हैव टू गो स्लो, स्लो विंस द रेस। तो आपको करना पता क्या है, पूरे दिन की एक मील, सिर्फ एक मील जॉर्डन फॉर्मूला के हिसाब से करनी है स्टार्टिंग में। देन जब आप अडेप्ट हो जाएंगे तब आपने स्लोली इंप्रूव करना है और सेकंड मील के ऊपर प्रोसीड करना है। जब आप उस पे भी हो जाएंगे तब आपको थर्ड मील के अंदर भी इसको अपनाना है। मतलब धीरे धीरे अपनी बॉडी को अडेप्ट करना है इस पर्टिकुलर तरीके के लिए, और जैसे जैसे आप इसे अडेप्ट करेंगे तो वो लाइफस्टाइल बन जाएगा। और अब पता क्या होगा, अगर आप बाजार में जाकर पिज्जा भी खाएंगे ना, तो एक बाइट के बाद आपका माइंड अपने आप बोलेगा कि मैं 3 खा सकता हूँ, अगर 3 खा सकता हूँ तो मैं उठाऊंगा, नहीं तो मैं 2 के बाद, 2 तो खा ही नहीं सकता ना, तो फिर 1 के बाद रुकना ही पड़ेगा। तो माइंड सेटल हो जाता है और आपको खाने को मिल रहा होता है। आपको मालूम है कि आपको अगले 2 घंटे में फ्रूट मिल जाएगा, आपको मालूम है अगले 2 घंटे के अंदर आपको सैलेड मिलने वाला है, आपको मालूम है इसके बाद मेरे को नट्स मिलने वाले हैं, आपको मालूम है मुझे मूंगफली और ये मखाना वगैरह मिलने वाला है, चाय मिलने वाली है। जब आपके ब्रेन को पता है कि हर 2 घंटे में कुछ मिलने वाला है तो वो स्टार्वेशन मोड पे नहीं जाएगा, और जब वो स्टार्वेशन मोड पे नहीं जाएगा तब होगा एक्चुअल डिफरेंस, और धीरे धीरे ये आप अपनी हैबिट में इंक्लाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक और सीक्रेट एजेंट मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करने वाली हूँ। जितने भी लोगों ने डाइटिंग की है उन सबके बालों की ऐसी तैसी फिर चुकी है, उन सबका बुरा हाल हो चुका है, उनका आयरन गायब है, उनका विटामिन डी गायब है, और उनके बॉडी के अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। तो गार्डन क्रेस सीड्स या हालिम सीड्स या ऑलिव सीड्स सब एक ही चीज के नाम है। ये देखने में सफेद तिल की तरह लगते हैं, छोटे छोटे। इसके अंदर इतना रिच फाइबर है, इतना रिच प्रोटीन है कि आप बहुत जल्दी बालों की रीग्रोथ देख पाएंगे। मोनिका जी अगर आप हैं तो प्लीज नोट करिएगा, बालों का रीग्रोथ बहुत जल्दी होता है, आपका पूरा बॉडी का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। इसे आप रात को सोक कर कर अपने किसी भी ड्रिंक में डाल के ले सकते हैं, रात को टर्मरिक ड्रिंक में डाल के ले सकते हैं, 2 से 4 घंटे भीगा हो तो भी चलेगा, ज्यादा भीगा हो तो भी चलेगा। ये गार्डन क्रेस सीड्स जो हैं न्यूट्रिशन से भरपूर है, और हर बंदे को जो स्पेसिफिकली एनीमिक है, जिसको भी HP की प्रॉब्लम है, जिसको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, PCOD की PMT की प्रॉब्लम है, वो जरूर ले। बट याद रखिएगा, थायराइड वाला पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडी इसको नहीं लेगी। प्रेगनेंसी के बाद मिल्क फॉर्मेशन के लिए, आपकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ना प्रेग्नेंट लेडी लेंगी, ना थायराइड के पेशेंट लेंगे, इसके सिवा बाकी सभी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा फोन नंबर है, और आप चाहेंगे तो आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे, हम दोबारा भी सेमिनार्स को लेते रहेंगे। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आई एम क्लोजिंग द यूट्यूब।